कीमत चुकानी पड़ेगी साहब, क्योंकि ये जबरदस्त एसएएम मिसाइल है। पहले ईरान के पास तलवार तो थी, ढाल नहीं थी। अब वो ढाल भी रूस ने दे दी, ठीक है। और अब लड़ाई में आप फर्क देखेंगे। दूसरी चीज ईरान ने जो करी है, वो पकड़ ली है आपकी गल्फ ऑफ हॉर्मुज। तेल की कीमतें भारत के लिए $138 प्रति बैरल हो गई हैं, उसके भी ऊपर चली गई है। दुनिया का बुरी तरह इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। रिसेशन आ जाएगी अगर ये लड़ाई चलती रही। देखिए साहब, ये जो लड़ाई है ये बहुत निर्णायक मोड़ पे आ गई है, बड़े ही क्रूशल मोड़ पे आ गई। आ लोगों ने सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि इजराइल और उन्होंने मिलकर पहले दिन आयतुल्लाह खमैनी को शहीद कर दिया, 48 ईरान के सीनियर कमांडरों को मार डाला। उनकी उम्मीद थी कि 2-3 दिन में ईरान आके उनके पांव पकड़ लेगा साहब। जैसे वेनेजुला में वो जीत गए थे, वैसे यहाँ जीत गए। वो भूल गए कि वेनेजुला केवल मशहूर है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट्स के लिए। वो खास लड़ने का शौक नहीं फरमाते, ठीक है। ईरान दूसरा कप ऑफ टी है साहब। सिविलाइजेशनल स्टेट है, 6000 साल पुरानी ये सिविलाइजेशनल स्टेट है, हमारे साथ की सिविलाइजेशनल स्टेट है। और जो शियाज हैं उनमें बर्दाश्त का मादा बहुत है, बहुत बर्दाश्त का मादा है। करबला की लड़ाई से वो उन्होंने दिखाया है किस तरह वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स हार नहीं मानते, ठीक है, घुटने नहीं टेकते अपने साथ। और 8 साल वो लड़ गए थे इराक के साथ। तो लड़ाई में क्या होगा, उन्होंने साहब लगातार पलटवार किया, यानी हर हर वार का पलटवार किया है। लड़ाई शुरू होते ही उन्होंने जो अमेरिका के बेस थे, जो उनका रडार था मिसाइल डिटेक्टिंग, उसको ठोक दिया, ठीक है। सारे अमेरिकी बेसिस ठोके, इजराइल को ठोका। इजराइल में हाइफा रिफाइनरी जल रही है। डिमोना के न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक हो चुका है। तल अवीव में तबाही मच गई है, जो वो दिखा नहीं रहे, जो वो छुपा रहे हैं। हाँ, ईरान की भी जबरदस्त तबाही की है, वहां के सिविलियन मारे हैं। 168 बेचारी बेटियां मार डाली स्कूल में, और आज एक प्राइमरी स्कूल पे हमला किया है। लेकिन ये सब पाप है, ये गुनाह है, ठीक है। इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1 मिनट, मैं जरा आ रहा हूं। देखिए, जो एक बड़ा सेमिनल टर्न आया है इस लड़ाई में, पैराडाइम शिफ्ट। 48 घंटे पहले रूस ने 17 जहाज भेजे, आंतोनोव 1, 2, 3, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज है। 4 बैटरीज S-400 मिसाइल्स की उन्होंने पहुंचा दी हैं तेहरान। इनमें से 2 तेहरान के पास लगी हैं, आसपास। एक लगी है नातान्स पे, और एक लगी है इस्फहान के पास, बुशेहर के पास, और जो कि खर्ग आइलैंड को भी कवर करेगी। सबसे बड़ी चीज जो अब उससे इजराइल के जहाज टपकने शुरू हो गए हैं। वो चीन के जो थे मिसाइल, वो काम नहीं कर रहे थे, S-300, HQ-9, HQ-16। S-400 तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाही मचा दी थी उन्होंने, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, पर खच्चे उड़ा दिए थे साहब, ठीक है। अब वो आ गए हैं, अब वहां हमला करना आसान नहीं होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी साहब, क्योंकि ये जबरदस्त एसएएम मिसाइल है। पहले ईरान के पास तलवार तो थी, ढाल नहीं थी। अब वो ढाल भी रूस ने दे दी, ठीक है। और अब लड़ाई में आप फर्क देखेंगे। दूसरी चीज ईरान ने जो करी है, वो पकड़ ली है आपकी गल्फ ऑफ हॉर्मुज। तेल की कीमतें भारत के लिए $138 प्रति बैरल हो गई हैं, उसके भी ऊपर चली गई। दुनिया का बुरी तरह इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। रिसेशन आ जाएगी अगर ये लड़ाई चलती रही। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब और इजराइल शौक फरमाते हैं लड़ने का, तो वो लड़े जाए। लेकिन दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो जाएगी, शामिल आपकी। ये मत समझना कि अगर दुनिया में वो टाइड आती है, ज्वार भाटा आता है, तो सब किश्तियां ऊपर या नीचे जाती हैं साहब। आपकी किश्ती भी, अमेरिका की भी डाउन जा रही है इकोनॉमिकली, और इजराइल की भी। आपने भी भीषण नुकसान सहा है। अकलमंदी इसमें है कि लड़ाई बंद की जाए,
और भारत के अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ, ईरान के साथ, गल्फ के शेखडोम्स के साथ, सारे मुल्कों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बुला के टॉप ऑनर्स दिए हैं उन्होंने। ठीक है। तो भारत एकमात्र मुल्क है जो कि अब इसके अंदर वो मध्यस्थता कर सकता है, सीज फायर करा सकता है। और मोदी जी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं बिहाइंड द सीन्स, और मुझे उम्मीद है कि ये सफल होंगे। कम से कम सीज फायर तो आए, कम से कम सीज फायर आए। ईरान ने शर्तें लगा दी हैं। हाँ जी, बोलिए। 28 फरवरी को सर जब आयतुल्ला खामनाई को मारा गया, उसके बाद से दुनिया भर में जो शिया समुदाय है उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी लगातार हो रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ शिया कम्युनिटी ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने वहाँ के शिया धर्मगुरुओं को बुलाया, उनको एक तरह से धमकी दी कि अगर आपको ये सब करना है तो आप ईरान चले जाएं। उसके बाद से शिया समुदाय गुस्से में है और एक तरह की अब देखा जा रहा है कि वो आसिम मुनीर के खिलाफ है, भड़क उठा है। क्या सिविल वॉर की कोई सिचुएशन पाकिस्तान में बन सकती है इसके बाद, क्योंकि वहाँ बड़ी आबादी, फौज में भी शिया कम्युनिटी है, वहाँ के लीडर्स भी हैं, गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है। भारत इसे किस तरीके से मॉनिटर कर रहा होगा सर? देखिए साहब, उन्होंने तो 100 शिया मार डाले थे। फायर खोलने के लिए बोला था साहब, फायर खोला है निहत्थे भीड़ के ऊपर। ये तो खास किस्म का इंसान है ये मुल्ला आसिम मुनीर। जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया है, क्या हुक्म है मेरे आका। तो उसने बोला आपको मदद करनी होगी ईरान के खिलाफ जंग में, सीआईए हथियार देगी, आप वो सिस्तान बलूचिस्तान में पहुंचाओ, ताकि लोग वहां पे जो है वो बगावत करें ईरान के बरखिलाफ। और इसने पहुंचाए हैं हथियार। अमेरिकन जहाजों और ड्रोन्स को इजाजत दी है अपना एयर स्पेस और नूर खान एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए ईरान के बरखिलाफ। ठीक है साहब। ईरान ने भी चौथा दिया है कि साहब देखो, जिस देश से हम पे हमला हुआ हम उसको ठोकेंगे वापस जवाब में, अगर आपने अमेरिका को बेस दिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। ठीक है। तो ये डर के बैठे हुए हैं। इनके चाहे शिया हो चाहे सुन्नी, पाकिस्तान में आक्रोश है अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। और ये अपनी धुन में ये डोनाल्ड ट्रंप के चहेते बन गए हैं। बड़ी मोहब्बत हो गई है इनको डोनाल्ड ट्रंप से। 3 महीने में 3 बार धमक गए थे उसके दफ्तर में, ट्रैवलिंग सेल्समैन बन के, सूटकेस में रेयर अर्थ लेके। और मैं आपको तेल बेचूंगा, अली बाबा 40 चोर, तेल है तेरे पास, रेयर अर्थ है तेरे पास बेचने के लिए। लेकिन साहब ये बहुत नीच इंसान है। ठीक है। जब गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया लोगों ने रॉयट करी थी, क्योंकि वो तंग आ गए थे इनकी दमन चक्र से। ये परवेज मुशर्रफ के टाइम की बात है। परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के बॉर्डर से, पेशावर वगैरह से सुन्नी ट्राइब्स बुलाई थी ताकि वो वहां लूटपाट करें, कत्लो गारत करें, रेप करें और वो विद्रोह को कुचल दें। बड़ी बेरहमी से कुचला था गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाज के बरखिलाफ विद्रोह। तो शियाज तो भड़केंगे ही, क्यों नहीं भड़केंगे। आप मतलब ये कदर दिखा रहे हैं आप। हाँ, ये कदर दिखा रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईरान में 2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, अब तक कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, लेकिन हाँ। इसराइल से शायद वो आंकड़े अभी निकल के नहीं आ रहे हैं, घायलों के आंकड़े आते हैं। आपने 5 जंगों को बहुत करीब से देखा है, क्या लगता है सर ईरान ने जिस तरह से अटैक्स किए हैं, जिस तरह से इमारतें खंडर हुई हैं इसराइल के तेल अवीव, हाइफा और दूसरे शहरों में, वहां पर इस वक्त क्या हालात होंगे? देखिए साहब, जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं वो है तकरीबन 1 14 शहीद हुए हैं और 2400 के करीब घायल हुए हैं। जो असली मौतों का आंकड़ा ये घायलों के आंकड़े में छुपाया जाता है। ठीक है ना साहब। जब भी देश अपने मौतें, शहादत छुपाना चाहती हैं, कितने लोग गए छुपाना चाहती हैं, तो वो जो कुछ लोग दिखा देती है मरे, फिर कुछ लोग दिखा देती हैं घायल, बाद में चुपचाप बोल देती हैं उनमें से साहब 300 400 जो घायल हुए थे वो परलोक सिधार गए। ठीक है। तो बहुत छुपाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त सेंसरशिप हो रही है। अमेरिका भी जबरदस्त छुपा रहा है। पीट हेग्सेथ हर रोज लेक्चर दे रहे हैं मीडिया को, क्या रिपोर्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अमेरिका की भी अच्छी खासी बॉडी बैग्स गए हैं। वो कोई 21 22 को मान रहे हैं, असली में 180 का आंकड़ा दे रहे हैं साहब जो घायल हुए हैं।
ठीक है, वो सॉरी 200 के ऊपर का आंकड़ा है जो घायल है, उसमें से आप 70-80 कम से कम समझ लीजिए कि जा चुके हैं, डेथ हो चुकी है। आखिरी सवाल सर आपसे ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दिया ईरान को कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो वहां के जो पावर प्लांट हैं उस पर वो अब सीधे तौर पर हमला करेंगे। ईरान ने भी कहा है कि हम एनर्जी और जो पानी के प्लांट हैं उन पर हमला कर देंगे। अब ये सर जंग कहाँ जाती है आपको दिख रही है? देखिए साहब, एस्कलेशन डोमिनेंस इस वक्त ईरान के पास, एस्कलेशन डोमिनेंस इज विद ईरान। ये धमकी देते हैं हम ये कर देंगे। इजराइल ने चढ़ के पार्स गैस फील्ड पे अटैक किया, उसने दूसरे दिन पलटवार किया क्वातार की ऑयल गैस फील्ड पे। 5 महीने तक अगले कोई कोई तेल नहीं आएगा, कई सालों साल गैस नहीं आएगी। 45% हम अपनी गैस क्वातार से ले रहे हैं, यूरोप ले रहा है, दुनिया ले रही है। ठीक है साहब, चोट तो आपने दुनिया को पहुंचाई। ठीक है, और उसने तो जैसे को तैसा कर दिया ना, वार का पलटवार किया। आप मेरी जलाओगे, मैं आपकी जला दूंगा। जो मिडिल ईस्ट में जितने भी तेल के वो हैं रिफाइनरीज और वो मैं सब धुआं 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 कर दूंगा। और आपके पानी के प्लांट, अरे इजराइल 70% पानी समुद्र से आता है। बाकी देशों में किसी में 80%, किसी में 60%, इतने तो पानी उनका वहां से आ रहा है। वो कह रहे हैं मैं डीसैलिनेशन प्लांट जोड़ा दूंगा, रेत पी लेना जब प्यास लगेगी। तो मतलब अब अमेरिका की ये हालत है कि अगर वो कर देता है तो उसको कोसेंगे उसके दोस्त कि तूने मरवा दिया, दोस्ती तेरी बहुत भारी पड़ गई है हमको। पानी नहीं मिल रहा लोगों को, आवाम को, तो फिर आवाम तो उठेगी ना साहब। पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी की किल्लत बहुत बुरी किल्लत होती है, आप तो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप जानते हैं अच्छी तरह से जी मेरा बिल्कुल। इशारा किस तरफ। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम्म। तो सर अब आपको क्या लगता है कि ट्रम्प और नेतन्याहू की आगे अब फाइनली क्या रणनीति होगी? वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, मध्यस्थता के जरिए बीच में किसी को डालेंगे इसमें, या फिर उनका एग्रेशन और ज्यादा इसमें बढ़ेगा? देखिए साहब, वो जो है दो स्मॉल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, त्रिपोली और बॉक्सर। त्रिपोली जापान से आ रहा है, उसके साथ एक क्रूजर, 2 डिस्ट्रॉयर, उसमें 2500 मरीन्स हैं। वहां से आ रहा है आपका बॉक्सर, उसके साथ भी इतने ही जहाज हैं, और उसमें भी 2500 मरीन, 5000 मरीन्स भेज रहे हैं। अटकल लगाई जा रही है कि ये लोग स्पेशल फोर्सेस भेजकर जो ईरान के एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ईरान के तट पे, है जो कि खाड़ी हॉर्मुज के साथ लगता है। ये खर्ग आइलैंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ और अटकल लगा रही है कि जो स्पेशल फोर्सेस का रेड होगा, जो ईरान का यूरेनियम का, एनरिच यूरेनियम का 460 केजी का भंडार है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। कहने को तो बड़ा बड़ा सुंदर लगता है, इट साउंड वेरी गुड, बड़ा बड़ा जबरदस्त साउंड करता है टीवी के ऊपर। करके दिखाओ, करके दिखाओ। अब जैसे मैंने बता दिया, S-400 मिसाइल आ गए, तुम्हारे हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे उनकी बत्ती बंद कर देंगे ये लोग। ठीक है, और बॉडी बैग्स अगर आपने 5000 भेजे हैं तो सैकड़ों की तादाद में तो वापस जाएंगे ही जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सटिया के बोल रहे हैं अमेरिका के लोगों को, क्या हुआ अगर एक और वियतनाम हो गया तो? ठीक है, अरे पागल हो क्या, 50,000 अमेरिकन शहीद हुए थे वियतनाम में। ठीक है साहब, और आप कह रहे हो कि साहब अभी केवल 21 मरे हैं, मेरे को कोई परवाह नहीं है कि अगर 50,000 अमेरिकन मारे जाएं। आर यू नट्स, आर यू नट्स? इस साल आ रही है नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन। पहले तो आपको अमेरिका के लोग बताएंगे साहब वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। फिर दुनिया आपसे परेशान हो रही है, परेशान हो रही है साहब। ये आदमी सटिया गया है या पगला गया है ये नहीं मालूम। ये हिटिंग ऑल ओवर मैन। ईरान की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्यूबा पे हमला शुरू कर दिया है, साइबर अटैक। इसी स्टार्क रेविंग मैड, ये सोचने की बात है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी,
गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।